नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। बात करेंगे ऑपरेशन बुलडोजर की। जी हां, इस वक्त बुलडोजर फिर से चर्चाओं में है क्योंकि दंगे लगातार हो रहे हैं और दंगा को रोकने के लिए और दंगाइयों को खत्म करने के लिए बुलडोजर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। दंगा एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप उठती है। कहते हैं कि ईश्वर ने बड़ी ही शिद्दत से हम इंसानों को बनाया, लेकिन विडंबना यह है कि इस दुनिया में ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुदा के नाम पर दंगा फसाद कराने पर उतारू हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है हमें हाल ही में देखने को मिला यूपी में, रांची में। देश के तकरीबन 10 से 15 राज्यों में जो हिंसा हुई वो पूरे देश ने देखी। जी हां, आपको बता दें कि देश में पिछले 6 महीनों में जिहादियों द्वारा सैकड़ों दंगों को अंजाम भी दिया जा चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दंगे हो रहे हैं, उन दंगों का ये सिलसिला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर एक बीतते दिन के साथ या फिर जुमे की नमाज के बाद यहां पत्थरबाजी और आगजनी जैसी देशद्रोही घटना को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इन दंगों को अंजाम देने वाले जिहादी ये भूल रहे हैं कि हर एक शुक्रवार के बाद शनिवार भी आता है। और कुछ ऐसा ही हुआ, शुक्रवार बीता और बुलडोजर का जो प्रहार है वो शुरू हो गया। तो चलिए हम आपको पहले उस शुक्रवार की वो तस्वीरें दिखाते हैं जब जिहादियों ने देश के अलग अलग जगहों पर पत्थरबाजी की, आगजनी की और इन जैसे जो कायरता भरी हरकतें हैं उन घटना को अंजाम दिया है। वो तस्वीरें क्या थी, किस तरह से हिंसा फैलाई गई और कितनी ज्यादा उन तस्वीरों को, उस हिंसा को फैलाने की कोशिश जो की जा रही थी, तो उसको हालांकि यहाँ पर पुलिस की मुस्तैदी के साथ लगाम लगा दिया गया। लेकिन अभी ये घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं। कुछ ऐसे बयान भी सामने आ रहे हैं, उन बयानों को भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। उन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से ये तस्वीरें हैं भोजपुर बिहार की तस्वीर। आप सबसे पहले देखिए जुमे के बाद क्या हुआ। जब नमाजी ये मस्जिद से नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकले तो हजारों की संख्या में ये नमाजी यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। ये टोपीधारी आप तस्वीरों में देख लीजिए। जब यहाँ पर खूब उपद्रव मचाया जाता है, जमकर बवाल काटा जाता है। भोजपुर जहां पर हजारों की संख्या में ये भीड़ सड़कों पर उतरकर लोगों को परेशान करती है, लोगों की दुकानों को नुकसान पहुंचाती है। ये तस्वीर है हावड़ा की। जी हां, जहां पर किस तरह से आगजनी कर दी गई और आगजनी करने के बाद यहां पर किस तरह से लोगों को परेशान किया गया। तो हावड़ा की तस्वीरें जहां पर 70 गिरफ्तारी हुई हैं अब तक। और अब देखिए तस्वीरें हैदराबाद की। हैदराबाद में किस तरह से यहां पर ये नमाजी सड़कों पर उतरे और उसके बाद जमकर उत्पात मचाया, किस तरह से उपद्रव किया। यहां पर पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा और किस तरह से भड़काऊ नारेबाजी ये करते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए और सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ये नमाजी। दरअसल एक बयान के बाद इस तरह से बवाल हुआ देश भर में और देश के तकरीबन 10 से 15 राज्यों में वो तस्वीरें सामने आई। 100 से ज्यादा शहरों में इस तरह से उपद्रव जमकर मचाया गया। आपने ये तस्वीर देखी, ये तस्वीर है हैदराबाद की। इसके बाद ये तस्वीर अब देखेंगे जहां पर उत्तर प्रदेश के तमाम जिले किस तरह से यहां पर उपद्रव हुआ। ये तस्वीर है मुरादाबाद की। मुरादाबाद से भी यहां पर 25 दंगाई जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि यहाँ पर हजारों दंगाई थे, सड़कों पर उतरे हुए थे। ये तस्वीर आप देखिए। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने किस तरह से लाठीचार्ज किया, उस भीड़ को खदेड़ा, लेकिन ये भीड़ मानी नहीं और इस भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर किस तरह से पथराव कर दिया, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए जब नुपुर शर्मा का किस तरह से विरोध किया जा रहा था और नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में किस तरह से ये नमाजी जो की सड़कों पर उतरे और जमकर बवाल काटा। और अगली तस्वीर है ये प्रयागराज की तस्वीर। प्रयागराज में किस तरह से बवाल काटा गया। अब तक यहाँ पर प्रयागराज में 70 दंगाई समेत हिंसा का जो मास्टरमाइंड है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह से यहाँ पर किस तरह से आप देखिए जो पत्थरबाजी यहाँ पर हो रही थी, पुलिस ने भी यहाँ पर इनको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। लेकिन अब यहाँ पर सीसीटीवी के माध्यम से सभी दंगाइयों की पहचान हो रही है और अब तक 70 से ज्यादा दंगाई जो कि गिरफ्तार हो चुके हैं प्रयागराज में। इसके बाद ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर जो कि रांची की, झारखंड की राजधानी रांची, और रांची में किस तरह से आगजनी यहां पर की गई थी
और मस्जिद से निकलने के बाद ये नमाजी जब सड़कों पर उतरे तो यहां पर वाहन फूंक दिए गए, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया गया। लोगों को कितनी ज्यादा दिक्कत हुई, उसके बाद यहां पर किस तरह से बवाल मचा, वो तस्वीर आप देखिए। देखिए पत्थर चला रहा, देखिए आप इधर आइए। उसके बाद अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यह तस्वीर है बिहार के नालंदा की, जहां बिहार के नालंदा में किस तरह से भड़काऊ पोस्टर हाथों में लेकर लोग सड़कों पर उतरे और साफ तौर पर क्या लिखा हुआ था उन पोस्टर में आप पढ़ सकते हैं। नबी के नाम पर सर कटा सकते हैं तो याद रखना सर काट भी सकते हैं। वो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई और तस्वीर में आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो नमाजी है वो सड़कों पर उतरे और किस तरह से बवाल काटा। और इसके बाद ये तस्वीर है मुंबई की, नवी मुंबई में किस तरह से महिलाएं मुस्लिम महिलाएं वो भी यहाँ पर सड़कों पर उतरी और यहाँ पर किस तरह से हुड़दंग यहाँ पर मचाया गया नमाजियों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, जब यहाँ पर महिलाएं काफ़ी संख्या में जब सड़कों पर उतरी। और ये सब कुछ यहाँ पर हुआ एक बयान के बाद, एक बयान, और देश में बवाल मच गया। और कहा जा रहा है कि जो बयान दिया नुपुर शर्मा ने, उसके बाद यहाँ पर गिरफ्तारी करो, इस तरह के बयान भी सामने आए। और उसके बाद ये तस्वीर आप देखिए सहारनपुर की, जहाँ पर सहारनपुर में भी अब तक 54 दंगाई जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये उस वक्त की तस्वीर सहारनपुर में जब किस तरह से यहाँ पर ये नमाजी सड़कों पर उतरे और सहारनपुर में किस तरह से बवाल काटा। ये मस्जिद आप देख सकते हैं तस्वीरों में, मस्जिद में काफी लोग खड़े हुए हैं और उसके बाद एक दूसरे को किस तरह से भड़का रहे हैं। आखिर इसका कनेक्शन क्या है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। वो आपने तस्वीरें देखी, ये तस्वीरें हैं सोलापुर की, अब जहां पर सोलापुर में आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर हाथों में वो झंडे नजर आ रहे हैं, हाथों में झंडे आप देख सकते हैं और हजारों की संख्या, सर पर टोपी, ये टोपीधारी जो कि उन झंडों को यहां पर खुलेआम लहरा रहे हैं। आखिर ये क्या बताना चाहते हैं, ये तमाम सवाल अभी यहां पर खड़े हो रहे हैं। तो शुक्रवार को जो हिंसा हुई उसकी तस्वीर आपने देखी। अब हम आपको शुक्रवार को झारखंड के रांची में जो हिंसा हुई है उसके बाद बड़े खुलासे हो रहे हैं, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर रांची की और दूसरी तस्वीर है सहारनपुर की, क्योंकि अब ये जानकारी सामने आ रही है कि सहारनपुर और रांची में जिस तरह से बवाल हुआ, जिस तरह से उपद्रव मचाया गया, इन दो शहरों में कनेक्शन जोड़ रहा है। क्योंकि यहाँ से कुछ लोग जो कि रांची गए थे, लोगों को बरगलाया गया, लोगों को भड़काया गया। रांची हिंसा के तार अब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से जुड़ते नजर आ रहे हैं। और जानकारी के अनुसार यूपी के सहारनपुर से 12 लोगों की टीम 4 और 7 जून को रांची पहुंची थी और रांची में इन लोगों की 3 टीमें जो कि बनी, इन टीमों ने जुलूस निकालने, हिंसक प्रदर्शन करने के लिए भड़काया। और 10 जून को शहर के कई इलाकों में प्रदर्शन और हिंसा हुई थी, जिसके बाद से पूरे इलाके में धारा 144 लागू है और जगह जगह भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई। अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट सेवा पर भी रोक लगाई गई है। तो आपने 2 तस्वीरें देखी कि किस तरह से यहां पर बवाल हुआ रांची में और सहारनपुर में, और अब हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जब बवाल हुआ, बवाल के बाद यहां पर कार्रवाई क्या हुई और प्रयागराज की वो तस्वीरें भी सामने आई जब प्रयागराज में जो इस हिंसा का मास्टमाइंड था, प्रयागराज में उसके घर को किस तरह से जमींदोज कर दिया गया। जब बुलडोजर यहां पर पहुंचा, प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची, तो यहां पर देखिए जो आलीशान घर था उसको महज 5 घंटे में किस तरह से धराशायी कर दिया गया, जमींदोज कर दिया गया, उसकी तस्वीर आप देखिए। लेकिन उससे पहले यहां पर एक नोटिस चस्पा किया था। नोटिस में यह साफ तौर पर लिखा था कि इस घर को खाली करें। और महत्वपूर्ण चीज ये भी हम आपको बता दें, जब यहां पर इस मास्टमाइंड जावेद पम के घर को जो कि तहस नहस किया गया, धराशायी किया गया, उससे पहले कमरे से पीएफआई के झंडे और कुछ प्रतिबंधित साहित्य भी बरामद हुआ है। और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, परिचय करवाते हैं आपका। सबसे पहले हमारे साथ रत्नेश मिश्रा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नेश जी, बहुत स्वागत है आपका। इसी के साथ अवधेश उपाध्याय हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवधेश जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ भैरव सिंह जो कि आरएसएस विभागीय कार्यकारिणी से हैं। भैरव जी, आपका बहुत स्वागत है।
अवधेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी आवाज आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज? जी, मैं सुन पा रहा हूं अवधेश जी। मैं देख रहा हूं वो तस्वीरें, इस पर चर्चा भी करने वाले हैं और मैं आपसे सबसे पहले समझना चाहता हूं इस चीज को कि यहां पर जो पहले हिंसा हुई उसके बाद यहां पर ये कार्रवाई हुई है, बुलडोजर चला है, क्या ये बुलडोजर ही चलता रहेगा या फिर इसको कुछ ठोस इंतजाम करना पड़ेगा कि जड़ से खत्म कैसे होगा सर? इसको लेकर कुछ सोचा है अवधेश जी? जी संभव जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? मैं सुन पा रहा हूं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्लियर आ रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं संभव जी, जी अपनी शुरू करने से पहले कवि का एक दोहा याद आ रहा है मुझे, मैं सुना दूं आपको यदि हाँ। इजाजत हो तो आपकी। जी बोलिए। रहीम एक है नाम धराया दोए, और कहे कबीरा दो नाम सुनी भरम परो मति कोय। मतलब इसका ये है कि राम और रहीम दोनों एक हैं, कोई भी किसी तरह से सुनकर जो है इसमें भ्रम नहीं पालना चाहिए इसमें कि कोई अलग अलग है। हाँ। लेकिन कुछ लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो इससे ऊपर उठकर सोचते हैं। हाँ। जो अपने धर्म को ही सबसे आगे मानते हैं। उनके धर्म के आगे ना तो देश का लोकतंत्र है, ना ही इस देश का संविधान है, और ना ही इस देश की कानून व्यवस्था है। उनके लिए सबसे पहले जो है वो अपने धर्म को मानते हैं, और जिसके कारण आपने देखा किस तरह से एक प्रदर्शन को, विरोध को किस तरह से आज जनी में बदलाया गया। हाँ। किस तरह से देश को चलाया गया। वहीं कुछ राज्य की सरकारें ऐसी हैं जहां कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी उन सरकारों की। हाँ। लेकिन जब भाजपा शासित राज्य है वहां पर उन दंगाइयों पर शिकंजा कसा जा रहा है। हाँ। उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है, ताकि आने वाले समय में कोई इस तरह की हिंसा ना कर पाए। आप देखें उत्तर प्रदेश में कितने लोग पकड़े गए हैं। एक देखिए पश्चिम बंगाल, जब पुलिस को मार रहे हैं लोग, रांची में देखिए आप। हाँ। पुलिस के पीछे मार कर पीछे पत्थर ले लेकर भाग रहे हैं, लेकिन वहां की सरकारों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है उनके खिलाफ। हाँ। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि जो लोग चिन्हित किए गए हैं, जो लोग सामने आए हैं, उन सभी पर कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, कुछ लोग घर पर बुलडोजर भी चले हैं। लेकिन अवधेश जी, आप मुझे इस चीज को लेकर एकदम क्लियर कर दीजिए, जो ये कार्रवाई हुई है, जो बुलडोजर चला है, जो इस हिंसा का मुख्य मास्टरमाइंड है दूसरे नंबर पर, क्या हिंसा के आरोपी को लेकर माना जाए ये कार्रवाई हुई है या फिर अवैध जो घर था उस पर ये कार्रवाई हुई है? क्या माने हम? देखिए, हिंसा में जो पाए गए हैं उन पर तो कार्रवाई हो ही रही है। हाँ। उसके साथ देखा गया कि अवैध निर्माण है तो उसका हाँ। भी उसके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। तो यानी कि वो तो टाइमिंग दोनों गलत तरफ हो गई है, यानी कि टाइमिंग गलत हो गई, शायद यही गलत मैसेज जा रहा है। लेकिन कार्रवाई पूर्ण रूप से हो रही है, कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। जिसने उत्तर प्रदेश को जलाने की कोशिश की है कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, उसको चिन्हित किया गया है, उसको पकड़ के उस पर कार्रवाई होगी। हाँ। रत्नेश जी, किसके साथ है कांग्रेस पार्टी? दंगाइयों के साथ या फिर जो दंगाई है उनका क्या इलाज होना चाहिए? देखिए संभव जी, अभी हमारे बड़े भाई अवधेश जी ने एक कबीर जी की एक नामावली सुनाई, आप भी सुना दीजिए। सबसे ज्यादा उसको सुनने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों की है, क्योंकि इस पूरी हिंसा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के ही एक गैर जिम्मेदार और लापरवाह प्रवक्ता के बयान के बाद शुरू हुई है। और ये उनको बताना चाहिए ना कि आपको कैसे राम और रहीम में अंतर करना। अगर भारतीय जनता पार्टी इतना मानती है राम और रहीम को एक जैसा, तो फिर क्या जरूरत थी प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग करने की? आप मुझे इतना बता दीजिए, आप दंगाइयों के साथ खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं? मैं जवाब दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। इसका मतलब है कि भाई साहब जो उपाध्याय जी हैं प्रवक्ता बीजेपी के, उन्होंने जो कहा उससे ये भी होता है कि राम और रहीम अगर एक है, तो नुपुर शर्मा ने राम के खिलाफ भी बोला फिर। और राम के खिलाफ बोलने वालों को हिंदुस्तान में कतई रहने का अधिकार नहीं है। अगर ऐसा है तो पार्टी ने सस्पेंड तो कर दिया, पार्टी ने कार्रवाई तो कर दी, लेकिन रत्नेश जी आप मुझे इतना बता दीजिए, एक बयान के बाद इतनी हिंसा क्या सही है? संभव जी मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मैंने अपने मन से कुछ नहीं कहा। माननीय प्रवक्ता बीजेपी का जो बयान आया है, उस बयान से यही बातें निकल रही हैं, मैंने वही दोहराया है।
मैंने उनके बयान को मैंने और ज्यादा क्या कहते हैं व्याख्यायित करके आपको बोला है। मैंने कुछ बोला ही नहीं, ये तो उन्हीं के शब्द हैं। अब क्या भारतीय जनता पार्टी के दो प्रवक्ताओं के बयान अगर अलग अलग हो सकते हैं, अगर दोनों की अलग अलग आइडियोलॉजी हो सकती है, फिर कोई बात नहीं रही। अब आपकी बात का जवाब, हाँ, कांग्रेस पार्टी के 60 साल के शासन में, सुन तो लीजिए, कांग्रेस पार्टी के 60 साल के शासन में ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न नहीं हुई। 8 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भीड़ द्वारा बढ़ती हुई हिंसा है, ये लोकतंत्र के पतन का प्रथम चरण। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले एक बहुत बड़े फिलोसोफर दीनदयाल उपाध्याय जी का कथन है। हाँ। और दीनदयाल उपाध्याय जी को मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इग्नोर नहीं करेगी, उनको संघ भी इग्नोर नहीं कर पाएगा। लेकिन आप अभी तक ये नहीं बता पाए कि आप किसके साथ खड़े हैं, ऐसे दंगाइयों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। अरे भाई शंभू जी, मैंने आपको जवाब दे दिया। अभी आपने यही तो नहीं बताया कि इनके साथ होना क्या चाहिए। असल में हम तो चाहते हैं कि ऐसे दंगाई को जड़ से खत्म करना चाहिए, लेकिन आप ये नहीं बता पा रहे होना क्या चाहिए। अरे सुनेंगे तो जवाब दूंगा। हाँ बोलिए। मैं कल भी आपके चैनल पे था और कल भी मैंने कहा था कि भारत में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो भारत में कहीं भी कानून एवं व्यवस्था के लिए खतरा बनता है, तो उसके साथ न्यायिक व्यवस्था के तहत कठोरतम कार्रवाई की जाए। कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है, करती थी, करती है और करेगी। तो बुलडोजर चल रहा है वो सही है? अब देखिए, मैंने कहा न्यायिक व्यवस्था, अगर न्यायिक व्यवस्था उस बात की गवाही, उस बात की इजाजत देती है तो बिल्कुल चलाइए। जी भैरव जी, क्या लगता है भीड़तंत्र है या लोकतंत्र है? अभी पलट के रख दिए गए हैं। हाँ। और जहाँ तक हमारे भाई बोल रहे हैं, हाँ। उनको जानकारी होनी चाहिए कि देश को अगर गरल में भेजने का सबसे बड़ा अगर किसी ने काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये जो धार्मिक बीज बोने का काम किया है, ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने देश को बर्बाद करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी वालों, एक मिनट रत्नेश जी, पहले भैरव जी को सुन लेते हैं, पहले सुन लेते हैं, फिर आपके पास मैं आता हूं। देखिए अभी आपके बीच में उन्होंने कोई इंटरप्ट नहीं किया। यही तो संस्कार दिख जाता है कि जब आप बोल रहे थे तो मैं चुप था। संस्कार यहीं पे दिख जाता है आपके पार्टी की। जब आप बोल रहे थे तो मैं शांत था, जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको मिर्ची लग रही है। बोलिए भैरव जी, बोलिए। आज पूरे भारतवर्ष में 14 राज्यों में एक साथ एक समय पे एक योजनाबद्ध तरीके से दंगा हो जाता है। हाँ। जुम्मे की नमाज के बाद दंगा हो जाता है, जिसमें करोड़ों की संपत्ति जल के राख हो जाती है। बंगाल में कितने घरों को जला दिया जाता है। झारखंड में खुद मेरे घर में हमला किया जाता है। हाँ। रांची मेन रोड में मंदिर के ऊपर हमले के बाद मेरे घर में हमला किया जाता है। हाँ। और मेरे घर में हमला करने का एकमात्र कारण है कि मैं हिंदुत्व का समर्थक हूँ। हाँ। मैं हिंदुत्व के विषय को लेकर के खड़ा रहता हूँ। अरे आप भी तो हिंदू हैं। और भैरव जी, ये भी जानकारी मैं आपको दे दूं, जो हिंसा हुई है 100 से ज्यादा शहरों में, अब वो एक दूसरे से लिंक होते हुए नजर आ रहे हैं, इनका कनेक्शन नजर आ रहा है। अब ये जानकारी भी सामने आ रही है भैरव जी कि सहारनपुर से एक टीम जाती है जो रांची में जाती है, लोगों को भड़काती है, लोगों को बरगलाती है, ये कहती है कि प्रदर्शन करना है, इस तरह से भड़काया जाता है। ये इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। क्या समझा जाए इससे? हम क्या समझें? यह एक योजनाबद्ध तरीके से पूरे भारत को एक साथ डिस्टर्ब करने की साजिश है। हाँ। भारत के शीर्ष में आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बैठे हुए हैं। हाँ। और वो भारत को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ। लेकिन एक नेशनल योजनाबद्ध तरीके से नेशनलाइज योजना बना करके भारत की शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर। और जी हेलो जी। और इस प्रयास में जब आप इसके तह तक पहुंचेंगे, जब इसके बारे में एनालाइज होगा डीपली, जब इसके बारे में तथ्य सामने आएंगे, तब आपको पता चलेगा सारे दंगे, सारे आक्रमण एक दूसरे से लिंकअप है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसका केवल और केवल कारण भारत की शांति व्यवस्था को भंग करना और हिंदुओं को कमजोर साबित करना है, हिंदुओं को डराना धमकाना है। हाँ। और जैसा कैराना में विषय चल रहा था कि हिंदू जहां पर अल्पसंख्यक है वो अपना घर छोड़ करके भाग जाए, पूरे भारतवर्ष में दहशत का माहौल बना करके यही साबित किया जा रहा है कि आप लोग जहां पर अल्पसंख्यक हिंदू है, हाँ। वहां वो अपना घर छोड़ करके भाग जाए, अन्यथा उनको जीने नहीं दिया जाएगा। जी अवधेश जी, जो कार्रवाई आज हुई है जहां पर बुलडोजर चला है जिस मास्टरमाइंड के घर पर, वहां पर कुछ पीएफआई के झंडे, कुछ प्रतिबंधित साहित्य यहां से बरामद हुआ है। और जो हम शुरुआत से जब हिंसा हुई थी उस लगातार हम इस बात को हम कहते रहे थे, सुदर्शन न्यूज लगातार कह रहा था कि इस हिंसा के तार कहीं ना कहीं पीएफआई से जुड़े हुए हैं और इसमें पीएफआई इन्वॉल्व है। और क्या अब ये बात सच साबित हो रही है?
जी जी बिल्कुल। देखिए संभव जी, ये जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही बात है। ये जो हिंसा हुई है, एक मिनट भैरव जी, एक मिनट जी, बोलिए अवधेश जी, आप बोलिए। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 14-15 राज्यों में जो हिंसा हुई है उसमें जो है आतंकी संगठनों के हाथ होंगे, 100% होंगे। जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके भी हाथ होंगे। अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि सत्य इनके कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ, हाँ। मैं बताऊं आपको, सबसे बड़े दंगे भारत में इन्हीं के कार्यकाल में हुए। सबसे पहले दंगा आप देखिए 84 में क्या हुआ था, बताना नहीं चाह रहा आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन रत्नेश जी यही तो कह रहे हैं कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद 1990 में आप देखिए कश्मीर में क्या हुआ, तब भी इनकी सरकार थी। हाँ। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा, अरे 1990 में कांग्रेस की सरकार कहाँ थी? अरे संभव जी, कैसे लोगों को ये एक मिनट रत्नेश जी, एक मिनट पहले सुन लेते हैं, आप अपना खुलकर जवाब दीजिएगा, खुलकर जवाब दीजिएगा। एक मिनट अवधेश जी कंप्लीट कीजिए। जब हिंदू समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, हाँ। हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, तब कांग्रेस के नेता अंदर बिलों में घुस जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, कोई दंगा नहीं होता देश में, किसी तरह की कोई आपत्ति किसी को नहीं होती। लेकिन वहीं यदि किसी विशेष संप्रदाय के लोगों के लिए कुछ कह दिया जाए, हाँ। तो देखिए जैसे अभी कह रहे थे ये कांग्रेस के प्रवक्ता, हाँ। कि बीजेपी के किसी प्रवक्ता ने कह दिया, तो देखिए जो बात कही थी वो किताबों में लिखी हुई है। हाँ। किताबों के आधार पर बात कही गई थी और उसके बाद देखो माफी भी मांगी गई। हाँ। ये तो है नहीं कि माफी नहीं मांगी, लेकिन उसके बाद देश में इतनी बड़ी हिंसा, देश को जलाने की कोशिश, ये क्या है? लेकिन अवधेश जी इस बीच यहाँ पर कांग्रेस के अवधेश जी यहाँ पर कांग्रेस के एक वरिष्ठ सीनियर लीडर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह। सुन लीजिए, दिग्विजय सिंह ये बात कहते हैं कि बुलडोजर चलना है तो केवल, अगर कार्रवाई होनी है तो केवल उस आरोपी के खिलाफ होनी चाहिए। उस बुलडोजर जहां चलता है उस मकान में पूरा परिवार रहता है, आखिर पूरे परिवार को परेशान क्यों किया जा रहा है? परिवार कहां जाएगा? सर के बयान भी सामने आ रहे दिग्विजय के। अरे संभव जी, मैं ये बताना चाह रहा हूं, परिवार रहता है, मैं मानता हूं, हाँ। दुखद है, लेकिन परिवार को ये नहीं पता कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। हाँ। परिवार को ये नहीं पता कि उनका बच्चा चोरी डकैती करने जा रहा है। हाँ। परिवार को पता है, सब पता है परिवार को। तो परिवार को उसका जो है हर्जाना भुगतना पड़ेगा। हाँ। तो बच्चा कर रहा है उनका, और वो ये समझना पड़ेगा कि हमारे बच्चे को कौन भटका रहा है, कौन बरगला रहा है, कौन उसके जो आने वाला जो कैरियर है उसमें धब्बा लगाना चाह रहा है। रत्नेश जी बोलिए। भड़काने उनके बच्चे तो MBBS MD कर रहे हैं विदेशों से, और यहाँ जो गरीब मुस्लिम बच्चे हैं उनको भड़का कर उनको आगे लाया जा रहा है। रत्नेश जी बोलिए आप। भैरव सिंह भाई साहब से है, हाँ। जो इन्होंने कहा कि 70 सालों में कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया। हाँ। तो अगर देश में IIT बनाना, एम्स बनाना, IIM बनाना, अगर ये देश को बर्बाद करना था, तो मैं आज आपके चैनल पर एक्सेप्ट कर रहा हूं कि IIT बनाकर, IIM बनाकर, एम्स बनाकर कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया। अगर ये देश को बर्बाद करना, इतनी चीजें करना है, बेल जैसी कंपनी खड़ी करना, HL जैसी कंपनी खड़ी करना, DRDO जैसी कंपनी खड़ी करना, अगर ये देश को बर्बाद करना है तो देश को बर्बाद कर दिया गया। दूसरी बात, जो मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मित्र बोल रहे थे, उनके बयान में और उनकी पार्टी के कार्रवाई में विरोधाभास है। पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर अवधेश उपाध्याय जी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता है, तो पार्टी इनको सस्पेंड कर देगी, क्योंकि ये अपनी पार्टी के द्वारा की गई कार्रवाई को ही गलत बता रहे हैं। अगर प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर नुपुर शर्मा ने जो कुछ बोला था, अगर वो किसी किताब से भी उसमें कोई संदर्भ है, तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उस संदर्भ को क्यों नहीं अपने संज्ञान में लिया? लेकिन रत्नेश जी, अगर कार्रवाई होगी तो कानूनी तौर पर होगी ना, FIR हो चुकी है, कानूनी तौर पर होगी। लेकिन ये हिंसा फैलाना, ये दंगा फैलाना, क्या आप इसे सही मानते हैं? क्या एक बयान के बाद सड़क पर उतर जाना, वो उसका समर्थन करते हैं क्या? इनको भारतीय जनता पार्टी नुपुर शर्मा की तरह बर्खास्त कर देगी। लेकिन आप जो दंगे हुए आप उसको लेकर नहीं बोले, उसको लेकर आप नहीं कहेंगे जो दंगे हुए वो गलत हुए, जो दंगाई उन्होंने गलत किया। कभी नहीं बोलेंगे, मैंने बिल्कुल खुलकर कहा कि अगर ऐसी, लेकिन रत्नेश जी वही मैं बोल रहा हूं, अगर कार्रवाई होगी तो कानूनी तौर पर होनी चाहिए, ना कि ये दंगा फैलाकर। संभव जी, एक बात और
अभी अभी अगर प्रवक्ताओं के बयान को रिकॉर्ड किया जाता आपके चैनल पे, हाँ। तो अभी अवधेश जी और ये भैरव सिंह जी ने एक बयान दिया कि इन दंगों में पीएफआई का हाथ है। अब मैं आपको बताता हूँ, इन्हीं के सांसद तेजस्वी सूर्या ने लोकसभा में इसी बजट सत्र में पूछा था कि पीएफआई बोलते हैं उससे पर कोई नहीं भारत बोलता। सरकार बैन कब लगाएगी? तो भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित बोलिए। शाह जी ने कहा था कि अवधेश जी, PFI के खिलाफ कोई अवधेश जी बोलिए, आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं। अवधेश जी बोलिए आप। वो जितना जहरीला जो है कांग्रेस के नेता बोलते हैं ये लोग एक चीज बताइए, आप सरकार के बयान को मैं ये बताना चाह रहा हूँ, देखिए बीजेपी प्रवक्ता ने जो बोला उस पर माफी मांगी नहीं मांगी, सही मानूंगा, इनका बयान मैं सही नहीं मानूंगा। फिर ये लेकिन जाकर बताते हैं अपनी पार्टी के रत्नेश जी, कनेक्शन है। गलत बोला, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, लेकिन किसी ने कभी कोई माफी नहीं मांगी कांग्रेस के नेता ने। क्या बात कर रहा है? मैं फिर वही से करो, आपका बयान कुछ और है, आप ही की पार्टी के केंद्रीय मंत्री अमित शाह का लोकसभा में बयान कुछ और है। अरे भाई, कम से कम सरकार और पार्टी के बयानों में एक रूपता तो ले आइए। थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, कांग्रेस का मंच नहीं है, ये सुदर्शन न्यूज चैनल है। रत्नेश जी, आप कहीं और पहुंच गए अभी। रत्नेश जी, आप कहीं और पहुंच गए अभी आप मुद्दे में रहिए। बात यहां पर जो हो रही है, हम एक मिनट रत्नेश जी, मेरे सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल यही है, अभी पीएफआई पर बैन लगाने की बात हुई कि नहीं हुई? एक मिनट सवाल सुन लीजिए। मैं आपसे इतना समझना चाहता हूं, 2022 के एक मिनट रत्नेश जी, आप मुझे इतना बताइए, जो ये दंगाई है इनका जड़ से खात्मा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर जड़ से खात्मा करना हो तो आप पहले ही कर देते। क्या पहले कभी दंगे नहीं हुए हैं? क्या पहले भी कई दंगे हुए, लेकिन आपने उस पर कोई सीरियसली ध्यान नहीं दिया। जब उनका इलाज करने का समय आ गया तो आप सवाल खड़े करने लगे। यहाँ पर संबंधित दंगों को दंगे की तरह नहीं देख रहे हैं लोग। इन दंगों को ये लोग दंगाइयों के साथ इनका पूरा मुस्लिम कर रहा है, समर्थन है इसलिए इनके ऊपर प्रश्न उठता है। अरे कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा है रत्नेश जी, आप किसी भ्रम में हैं। अभी भी आप किसी भ्रम में जी रहे हैं। वो तमाम वीडियो, वो तमाम सबूत हम आपको दिखा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ये लोग। अरे तो बताइए ना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन दंगों को रोकने के लिए कोई अपील की? अभी तक नहीं की ना। अरे कार्रवाई जब हो रही है तो उस कार्रवाई पर सवाल क्यों उठा रहे आपके नेता? देश चल रहा है, प्रधानमंत्री का एक बयान। अरे कार्रवाई हो रही है, राज्य सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है महोदय। कैसा लोकतंत्र है ये? अरे राज्य सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है। अरे प्रधानमंत्री जी को आप ये नहीं देखेंगे कि आपके नेता लंदन जाते हैं, वहां पर क्या कहकर आते हैं, ये नहीं देखेंगे। आपको ये चाहिए पीएम का बयान नहीं आया, आप ये नहीं देख रहे कि राज्य में कार्रवाई क्या हो रही है। भैरव जी आप बोलिए। भारतीय जनता पार्टी ने मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराया उनके ऊपर? रत्नेश जी, आप पहले जवाब दीजिए कि आप दंगाइयों के साथ हैं। चलिए भैरव जी, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। भैरव जी, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा, आपके पास आऊंगा। लेकिन इस बीच यहाँ पर जो प्रयागराज में जो आज कार्रवाई हुई है, उसके बाद यहाँ पर एसएसपी की बाइट आ रही है, सर्चिंग भी की गई और उसमें आपत्तिजनक सामान मिले हैं। टोटल जो आपत्तिजनक सामान मिले हैं, जिसमें अवैध असलहे और आपत्तिजनक पोस्टर वगैरह हैं, उसको कब्जे में ले लिया गया है। उसकी सूची बन रही है और उसको तफ्तीश में शामिल किया जाएगा। अगर आप डिटेल में बात करना चाहें तो जो भी असलहे मिले हैं उसमें एक 12 बोर का अवैध तमंचा है। इसके अलावा 315 बोर का एक तमंचा है और कई कारतूस बरामद हुए हैं। कुछ कागजात बरामद हुए हैं जिस पे माननीय न्यायालय पर तल्ख टिप्पणी और आपत्तिजनक टिप्पणी इस मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप के द्वारा किया गया है। इन सभी चीज़ों को ऑन रिकॉर्ड लिया जाएगा और इनको सबूतों में शामिल किया जाएगा, ताकि सबूतों के साथ अच्छी लिखा पढ़ी करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष इन सभी चीज़ों को पेश किया जा सके। एंटी नेशनल कुछ लिटरेचर मिला है, कुछ एंटी नेशनल स्टेट के अगेंस्ट कुछ ऐसा कुछ मिला है? लिटरेचर मिले हैं, कई किताबें मिली हैं, उसका एक एक पन्ना भी पड़ताल किया जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं पूरी टीम भावना से, पुलिस और प्रशासन के सैकड़ों जवानों ने इस पर मेहनत किया है और बहुत देर तक ये पूरी धूप में, चिलचिलाती धूप में कार्रवाई हुई है। बड़ी कार्रवाई है ये। 5 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्तियों को नियमानुसार जमींदोज किया गया है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अभी जितना भी लिटरेचर मिला है, झंडा, पोस्टर, बैनर, कागजात मिले हैं, सभी की गहराई से पड़ताल की जाएगी
कि किसने लिखा है, क्यों लिखा है, इसकी मंशा क्या है, बहुत सारी चीज़ें अभी तफ्तीश में है। वो आपको जैसे मैं बताता आ रहा हूँ लगातार आपको बताया जाएगा। सर जावेद की जो बेटी है जाफरी, उसका भी कुछ, जैसा मैंने कल बताया था, उसके बाद से लगातार हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है वो काम कर रही थी। सबूत मिलते ही कार्रवाई कर दी जाएगी, बिना सबूत के अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज इमाम गिरफ्तार हुए हैं अटाला मस्जिद के, कौन कौन गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं है, ऐसी पूछताछ की जा रही है। सबूत मिलने पे गिरफ्तारी की भी कार्रवाई की जा सकती है। कुछ बड़े नाम सामने आए थे जो MIM के कुछ नेता थे, उनकी किसी की गिरफ्तारी हुई है, जो शाह आलम है प्रेसिडेंट थे, और एक और नाम था पार्टी से। ये मैंने पहले भी कहा था, हमारा यहाँ पर सुना प्रयागराज के SSP अजय कुमार को, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कार्रवाई लगातार हो रही है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह बात भी कही जो निर्दोष है उन्हें कुछ नहीं किया जाएगा, लेकिन जो गुनहगार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर होती रहेगी। भैरव जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं, अपनी बात को कंप्लीट कीजिए आप। जैसे मैं इनसे हमारे भाई से पूछना चाहूंगा केवल एक प्रश्न, कि आप दंगाइयों के साथ हैं या भारत के लोकतंत्र के साथ हैं? आपका एक भी स्टेटमेंट अभी तक इस विषय पे नहीं आया कि जो दंगा किए हैं वो गलत किए हैं, जो हिंदुओं के मकान जलाए गए हैं वो गलत हुए हैं, जो मंदिरों पे पत्थरबाजी हुई है वो गलत हुई है। इस विषय पे आपका एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। और जहां पर आप अपनी सरकार की बात करते हैं तो आपको ध्यान में होगा, जब आपकी सरकार शीर्ष पे थी तो उनका बयान आता था कि भारत के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। अरे भैया, जब देश आजाद हुआ 1947 में 15 अगस्त के दिन, तो उसी दिन पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था। जिनकी इच्छा थी वहां जाने के वो जा सकते थे, और शुद्ध रूप से धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया गया था। और आपके अधिकारी इस प्रकार का बयान कैसे दे सकते हैं कि भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का? हम लोगों ने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि भारत के संसाधनों पर पूरा अधिकार हमारा ही है। इस देश में जो भी रहता है सबका इस देश में समान अधिकार है। तो वही तो सवाल है कि आखिर बांटने की कोशिश कौन कर रहा है? जो दंगा हुआ, जो हिंसा हुई, उसका रिमोट किसके हाथ में है? सबसे बड़ा सवाल यही है भैरव जी। अभी भी कौन है इसको ऑपरेट कर रहा है, कौन भड़का रहा है दूसरों को, एक दूसरे को? देश को बांटने की कोशिश और धर्म की राजनीति करने वाला एकमात्र पार्टी है जो कांग्रेस है। ये बात वो भी जानते हैं, लेकिन इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे। रत्नेश जी, देखिए, पहली बात, भैरव सिंह जी ने जो बयान कहा कि हमारे किसी पार्टी के नेता का बयान आया था कि संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, तो ये गलत है। वहां पर अल्पसंख्यक शब्द था, ठीक। और भैरव सिंह जी भाई साहब सुन लीजिए, भारत में केवल मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, भारत में जैन भी अल्पसंख्यक है, बौद्ध भी अल्पसंख्यक है, सिख भी अल्पसंख्यक है, यहूदी भी अल्पसंख्यक है, पारसी भी अल्पसंख्यक है, ईसाई भी। भारत में किसी भी सिख समाज के आदमी को, भारत में किसी भी सिख समाज के आदमी को, अरे अब देखिए, अब आप संघ के व्यक्ति हैं, इस भारत में किसी भी सिख समाज के आदमी को भीख मांगते नहीं देखेंगे, जैन समाज के आदमी को आप भीख मांगते नहीं देखेंगे, या हिंदू समाज का ही अभिन्न अंग है। चलिए रत्नेश जी आप बोलिए, एक मिनट भैरव जी, एक मिनट रुक जाइए। रत्नेश जी बोलिए। संघ का व्यक्ति बड़ा शालीन होता है। रत्नेश जी आप मुद्दे पर रहिए, मुद्दे की बात करिए। अरे भाई, मैं मुद्दे की आज की ही मैं बात कर रहा हूं, तो आज की ही बात होगी। भारत के संविधान के साथ है। उन्होंने भी आपसे यही पूछा कि किसके साथ है, संविधान के साथ है कि आप दंगा आप अभी बता दीजिए ना कि संविधान के साथ है। नहीं, जो सुनिए, फिर या तो आप मेरे पूर्व नेताओं का स्टेटमेंट को मत करिए। अरे अभी आप अपनी बात रखिए रत्नेश जी, भैरव जी रुक जाइए। रत्नेश जी केवल अभी आप अपनी बात रखिए, अपनी पार्टी की बात रखिए। पार्टी का स्टैंड क्या है? पार्टी किसके साथ है? दंगाइयों के साथ या किसके साथ? बात बताइए। फिर 15 साल पुराने स्टेटमेंट को खोदेंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। अरे अभी मेरा सवाल आपसे ये है, सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं ना कि सवाल आपसे भैरव जी पूछ रहे हैं। सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, सवाल का जवाब दीजिए। आखिर कौन किसके साथ है? अगर भैरव जी की बातों को काट दीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा, भैरव जी का जवाब नहीं दूंगा। चलिए आप बोलिए, आप बोलिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप किसके साथ है? पूछा था, उसका जवाब आपके पास होगा तब ना आप दीजिएगा रत्नेश जी। एक मिनट भैरव जी, एक मिनट चाहिए। पूरा जवाब है, लेकिन सुनिए तो। जवाब तो आप क्यों बोलेंगे? मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे। अरे भैरव सिंह जी भाई साहब सुनिए जरा, सुनिए भाई साहब। जी 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 रत्नेश जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बातों को, बोलिए। शालीन होते हैं, वो बोलने से ज्यादा सुनते हैं।
भैरव जी पहले सुन लेते हैं और साफ साफ एकदम साफ सुन लेते हैं आखिर पार्टी किसके साथ है। रत्नेश जी आप बोलिए। मैं जवाब दे दूं। दूसरी बात, आपने जो कहा तो अल्पसंख्यक में ये सारे आ, तो ये मैं नहीं कहता, ये आर्टिकल 29 में अरे फिर आप वहीं चले गए। मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। बात कार्रवाई पे हो रही है क्योंकि समय की कमी है। रत्नेश जी समय की कमी है, तो फिर उनके प्रश्न को काट दीजिए। समय की कमी है, मैं आपसे सवाल का जवाब चाह रहा हूं। अब बोलिए कि पार्टी किसके साथ है। अब पार्टी ये कह रही है कि जो दंगे हुए हैं, जो भी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई हो रही है तो फिर ऐतराज क्यों? देखिए, मैंने आपको शुरू में भी कहा था संभव जी, हाँ, कि कार्रवाई न्यायिक व्यवस्था के नियमों के तहत होनी चाहिए। हाँ, अगर ये कार्रवाई न्यायिक नियमों के व्यवस्था के तहत है तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल साथ करिए। लेकिन अगर कहीं भी न्यायिक प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है, हाँ, तो बिल्कुल इसका विरोध करेंगे, क्योंकि भारत में न्यायिक व्यवस्था का मजाक नहीं बनने देगी कांग्रेस पार्टी। हमने इस संविधान को स्थापित करने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत बलिदान दिया है जी। और न्यायिक व्यवस्था का आखिरी कमेंट में लेना चाहूंगा। अवधेश जी आप बोलिए, क्या कार्रवाई ऐसी ही होती रहेंगी? मैंने आपको वही जवाब दिया है। एक मिनट अवधेश जी, के अधीन है तो बिल्कुल सही है। अवधेश जी आप सुन पा रहे हैं? शायद नहीं सुन पा रहे हैं। भैरव जी आखिरी कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा, और लग रहा है कि शायद अगर इस तरह की कार्रवाई होती है, क्या अवधेश जी आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? जी आवाज आ रही है जी। अवधेश जी, अरे भाजपा, एक मिनट आवाज आजकल थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है इसलिए सर। अवधेश जी आप बोलिए आखिरी कमेंट। मेरी आवाज आ रही है जी बोलिए सर, बोलिए। ठीक है संभव जी, आपने पूरे चैनल में जब से डिबेट शुरू हुई तब से आखिर तक यही पूछा कांग्रेस के प्रवक्ता से कि आपका मुझे सवाल का जवाब ही नहीं मिला अभी तक। हाँ, किसका साथ है कि मैंने तो अभी आपको जवाब दिया भाई, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। अभी आपको जवाब दिया कांग्रेस का हाथ दंगों के साथ, कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचार के साथ, न्यायिक व्यवस्था के अधीन हो रही है तो बिल्कुल साथ खड़े हैं। और इनके अपने बातों को पलट रहे हैं। आपने कहा था शालीन व्यक्ति सुनता भी है, आप भी सुन लीजिए। आपसे आग्रह तो आप भी सुन लीजिए, अपनी पार्टी की शालीनता दिखाइए। करवाते हैं देशों में ये कांग्रेस के पार्टी के प्रवक्ता जो बैठे ये बताएंगे ना ये वाली बात। लेकिन सच्चाई यही है, कांग्रेस जो है दंगाइयों के साथ रहती है। आपसे पूछिए। चलिए, क्योंकि वक्त की कमी है मैं यहीं पर रोकना चाहूंगा सर, वक्त की कमी है। भैरव जी बहुत धन्यवाद, अवधेश जी बहुत धन्यवाद, और रत्नेश जी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो प्रदेश में एक तरफ जो दंगाई है उनका सफाया हो रहा है, और जुमे पर जो पत्थरबाजी हुई वो पूरे देश भर ने देखा। उसके बाद यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आई हैं वो शर्मसार करती हैं, और इस बीच यहाँ पर जो यूपी के दंगाई हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, ये बड़ा मैसेज भी अब जाता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ।